ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर हम लोग अपने कोर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्लास होती है उसमें सबसे पहले मेरा जो सवाल होता है वो होता है व्हाट इज़ कंप्यूटर। आप बताइए मुझे क्या होता है ये कंप्यूटर, क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है और कंप्यूटर के सिर्फ तीन ही काम होते हैं। डेटा को एक्सेप्ट करना, प्रोसेस करना और आपको आउटपुट देना। तो मैं लिख देता हूँ, इट टेक्स इनपुट, ठीक है, प्रोसेस इट एंड गिव आउटपुट। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूँ, गिव आउटपुट। ठीक, ये इसका काम होता है। कंप्यूटर एक शब्द नहीं है, इसका अपना एक फुल फॉर्म होता है, COMPUTER। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो सी स्टैंड फॉर कॉमन, ओ का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग, ओ का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ ऑपरेटिंग। एम का फुल फॉर्म होता है मशीन, पी का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस, यू का फुल फॉर्म होता है यूज़ फॉर। ठीक है, टी का फुल फॉर्म होता है जी टेक्निकल, ई का फुल फॉर्म होता है एजुकेशन और आर का फुल फॉर्म होता है रिसर्च। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। बताइए मुझे, हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। हाँ जी, हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर। सही है। ठीक है, अब सवाल आता है कि जब आप आईटी इंडस्ट्री में आते हो तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर की भाषा। तो कंप्यूटर की कौन सी होती भाषा बताइए मुझे आप लोग। कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होता है बाइनरी। कंप्यूटर की जो उसकी भाषा होती है वो होती है बाइनरी, और इसमें सिर्फ आपके दो ही वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। और जी इनको हमने क्या कहा? बिट। अगर मैं डुकैट टाइप करता हूँ तो कंप्यूटर इसको ऐसे अंडरस्टैंड करता है, इस तरीके से। सही है। सवाल आता है अगला, यूनिट्स ऑफ डेटा। आपके पास कितना डेटा है वो आप कैसे मापते हो? यूनिट्स ऑफ डेटा। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए, जब 4 बिट एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसको हमने क्या कहा? 1 निब्बल। ठीक है, जब 8 बिट एक साथ इकट्ठे होते हैं उसको हमने क्या कहा? 1 बाइट। सही है। अब कल को किसी बुक्स में या कहीं पर भी अगर आपको स्मॉल बी लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना ये आपका बिट है, लेकिन अगर वहीं पर कैपिटल बी लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना ये आपका बाइट होता है। सही है, बाइट है। अगला, जब 16 बिट एक साथ इकट्ठे होते हैं इसको हमने क्या कहा? 1 वर्ड। ऐसे ही 1024 बाइट, अब की बार ये कैपिटल बी है ना, इसको मैंने क्या कहा? 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट ये आपका होता है। सवाल आता है 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगा बाइट, MB है ना, KB से बड़ा होता है MB। इसके बाद में सवाल आता है 1024 MB इज इक्वल टू 1, तो आता है 1 गीगाबाइट, है ना, गीगाबाइट। सही है। 1024 GB इज इक्वल टू 1 GB, कैपिटल B, है ना, तो ये हमारा होता है 1 टेराबाइट यानी कि TB। 1024 TB इज इक्वल टू हो 1 एक्साबाइट, एक्साबाइट होता है। 1024 एक्साबाइट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका होता है 1 पेटाबाइट, और 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 योटाबाइट। ठीक है, 1024 YB इज इक्वल टू होता है, कैपिटल B होगा, आपका होता है 1 जेटाबाइट।
ठीक है, जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट आपका होता है 1 ब्रोंटो, जेटाबाइट 1 ब्रोंटो। कभी कभी इसको हम लोग ब्रोंटो बाइट भी बोल देते हैं, ब्रोंटो बाइट, ठीक है। और 1024 ब्रोंटो बाइट इज इक्वल टू 1 जियो। तो गाइस आईटी इंडस्ट्री में इतना आज तक आ चुका है कि आप अपने डेटा को कैसे मापते हो। डन, ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आप आईटी फील्ड में हैं। अगर आपका कोई भी फील्ड हो सकता है, लेकिन ये सब आपको बेसिक क्लियर कट पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, अगली चीज़ बता देता हूँ। जब आप आईटी इंडस्ट्री में आते हैं तो एक शब्द आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है जी? हार्डवेयर। अगर आपसे कोई कहे कि हार्डवेयर है ये चीज़, तो देखो कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो आप देख सकते हो या छू सकते हो, इट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। तो अगर आपसे कोई हार्डवेयर पूछेगा तो आप बताएंगे द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। सही है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछता है कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, तो सॉफ्टवेयर में आपको बताना होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर में आपके कोडिंग के ऊपर काम होता है, आपके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम होता है। तो इफ़ एनीवन आस्क यू कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो योर आंसर इज शुड बी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सही है। सवाल आता है कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। तो मैं आपसे बात करूं टाइप्स की, तो पहला जो टाइप्स होता है 1 नंबर, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है भाई? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर मैं आपसे बात करूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। इसको शॉर्टकट में हमने ओएस कहा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है। आप अपने देख सकते हो इस टाइम हमारे पास ये 10 इंस्टॉलेशन है, 10 का ओएस इंस्टॉलेशन है, ठीक है। अगला होता है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो नाउ इफ़ आई टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि अलग से इंस्टॉल्ड होते हैं ओएस के ऊपर। एग्जाम्पल एमएस ऑफिस, एग्जाम्पल आपका वीएलसी, ये सब आपके इसी के ऊपर तो इंस्टॉलेशन होते हैं। तो इसको मैंने क्या कहा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थर्ड नंबर जो होता है वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे हमारा काम नहीं होता है, बट आपके सिस्टम का काम होता है। एग्जाम्पल एक होता है एंटीवायरस, एक होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि कंप्यूटर का इन पे काम होता है, हमारा नहीं होता है। इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अंडरस्टैंड? सॉफ्टवेयर। चलिए जी, मैंने आपको हार्डवेयर बता दिया, सिस्टम। अब इधर मैंने आपसे एक शब्द कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम। आप बताइए मुझे सॉरी, ओएस होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? देखो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। एमएस पेंट में आ जाते हैं जी। देखिए, ये आप एक शॉप पे गए, आपने शॉप पर एक सिर्फ कंप्यूटर परचेज किया है, सिर्फ अभी आपने हार्डवेयर परचेज किया, इसमें अभी आपका ओएस इंस्टॉलेशन नहीं है, इट इज़ ओनली द हार्डवेयर। तो मुझे बताइए आपका कुछ भी काम इसमें हो पाएगा क्या? कोई काम नहीं कर सकते हो आप। बात करूं अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है, एमएस ऑफिस इंस्टॉलेशन करना है, वीएलसी इंस्टॉलेशन करना है, तो क्या ये हो पाएगा? आपका हो ही नहीं सकता है। अगर मेरे पास प्रिंटर है, प्रिंटर अटैच करके मुझे अगर प्रिंट आउट करना है तो ये नहीं हो सकता। या अगर हम लोग हैं, हमारा कोई भी काम अगर होना है तो नहीं कर सकते हो आप। लेकिन जैसे ही आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन किया तो ये सारा काम आपका हो जाएगा। मतलब ओएस ने इन सबको आपस में जोड़ रखा है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है तो आप बताएंगे इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र, है ना, और पेरिफेरल डिवाइसेस। इधर मैंने एक शब्द कहा है पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब जो कि
अलग से अटैच होते हैं। एग्जाम्पल आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब आपके पेरिफेरल होते हैं। अंडरस्टैंड ना? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात मैंने आपको बता दी। सवाल आता है कि जब आप आईटी फील्ड में आओगे तो किस किस कंपनी के ओवर्स आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कंपनी और उसके ओवर्स का नाम। आप लोगों का काम अभी तक सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पर हुआ है। कंपनी का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। और ओवर्स का नाम क्या इसका होता है? विंडोज़। आखिरी में एस भी है। आप लोगों का आज तक इसी के ऊपर अधिकतर काम हुआ है। लेकिन आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ओवर्स हैं। एक कंपनी होती है आपकी रेड हैट। इसके दो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, RHEL और सेंटोस। एक कंपनी आती है एप्पल। एप्पल का जो ओएस होता है वो होता है मैकिंटोश या मैक। एक होता है गूगल। गूगल का जो ओएस होता है वो होता है एंड्रॉयड। ऐसे ही एक आता है IBM। IBM के ओएस का नाम होता है AIX। ऐसे ही आता है HP। HP के ओएस का नाम है HP-UX। ऐसे ही आता है एक सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम, ऐसे ही उसके ओएस का नाम होता है सन सोलारिस। ऐसे ही एक आता है नोवेल, ओएस का नाम होता है नेटवेयर। तो बहुत सारे हैं। जब कल को आप आईटी इंडस्ट्री में आओगे तो आपके सामने बहुत सारे ओएस आएंगे अलग अलग। ठीक है, तो ये इनके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ये। ठीक है, अब इधर आप जब आईटी फील्ड में आते हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो कोर्स हमारे पास पढ़ने के लिए आए हो, इसके बाद किसी कंपनी में आप आईटी फील्ड में आओगे। तो आईटी फील्ड का फुल फॉर्म क्या होता है जी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आईटी फील्ड छोटा नहीं है, आईटी फील्ड बहुत बड़ा है। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ज़रा मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहले आईटी फील्ड बहुत बड़ा है। कौन कौन से फील्ड है जी? देखिए जी, एक फील्ड होता है हार्डवेयर फील्ड। आईटी में एक फील्ड होता है हार्डवेयर फील्ड, एक होता है नेटवर्किंग फील्ड, एक होता है सर्वर फील्ड, एक होता है क्लाउड फील्ड, एक होता है सिक्योरिटी फील्ड, एक होता है डेटा सेंटर फील्ड, और एक होता है सॉफ्टवेयर फील्ड। जब कल को आप किसी कंपनी में एज अ इंजीनियर हायर होगे तो आप पाओगे कि उधर अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं, अलग अलग उनकी प्रोफाइल होती है, लेकिन वो आईटी का ही पार्ट है। हार्डवेयर इंजीनियर जो होता है उसका ये काम होता है कि कंपनी में जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें अगर हार्डवेयर का कोई इशू आता है तो उसको सही करना, किसी में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो चुका है तो उसके ओवर्स को इंस्टॉल करना, इस तरीके के काम आपके हार्डवेयर इंजीनियर के होते हैं। इसमें आपका कनेक्टिविटी पे काम होता है, एक ऑफिस के अंदर, एक एरिया के अंदर, एक शहर के अंदर, एक सिटी के अंदर, एक स्टेट के अंदर और पूरे वर्ल्ड में कैसे आप कनेक्टिविटी बनाते हो। एयरटेल है, एयरटेल पूरे इंडिया में हर जगह है, बट वो कनेक्टिविटी कैसे है उसके पीछे प्रॉपर एक पढ़ाई होती है। इसमें जो कोर्स का नाम होता है गाइज वो होता है CCNA, CCNP, CCIE, ये इसके कोर्स होते हैं। इनमें हम आपको पढ़ाते हैं राउटर और स्विचेस पर कैसे वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब आपका ऐसे होता है। अब इस फील्ड में आते हैं। आईटी फील्ड में ये सिर्फ दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है, एक आपके विंडोज़ पर होता है और एक आपका होता है लाइनेक्स के ऊपर। किसी कंपनी में सिर्फ दो ही ओवर्स पे काम होगा। ठीक है, तो जो आपका विंडो होता है इसका जो कोर्स होता है वो होता है MCSA, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और ये वाला कोर्स आप मेरे पास पढ़ने के लिए आ रखे हो, मैं अभी सब आपको बताऊंगा। इसमें एक होता है RSCSA कोर्स, एक होता है RSCE, और भी होते हैं बहुत सारे। अगर इफ़ आई टॉकिंग अबाउट द क्लाउड,
तो क्लाउड में आपके बहुत सारी कंपनियां होती हैं, अमेज़ॉन वेब सर्विस होती है, एज्योर होती है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है, बहुत सारी होती हैं और भी। बात करूं अगर मैं आपसे सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में पढ़ाई होती है सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, तो और फायरवॉल, इन पर आपकी पढ़ाई होती है। डेटा सेंटर में डेटा सेंटर की डिवाइसेस पर आपको पढ़ाया जाता है। सॉफ्टवेयर फील्ड हमारे फील्ड से थोड़ा अलग है, ये है तो आईटी का ही फील्ड, बट ये हमारे काम इसमें नहीं होंगे। इसमें अलग अलग कोडिंग पे काम होता है और कोडिंग के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस पर काम होता है। आपने सुना भी होगा, एक पाइथन होता है, एक जावा होता है, पीएचपी होता है, डॉट नेट होता है, एंड्रॉयड होता है, बहुत सारे ये अलग अलग होते हैं और इसमें इंजीनियर्स अपने कोड करके किसी एप्लीकेशन को, किसी सॉफ्टवेयर को या किसी ओएस को वो क्रिएट करते हैं। ये आईटी का ही फील्ड है, बट ये हमारे फील्ड से इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमारे कोर्स हैं, नेटवर्किंग से सीसीएनए हो गया, सर्वर से लाइनेक्स हो गया, क्लाउड से एडब्ल्यूएस हो गया, सॉफ्टवेयर से पाइथन हो गया, तो ये कैसे एक साथ? ये एक साथ इसलिए हो गए कि आप अलग अलग फील्ड को संभाल पाओगे, इसलिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक ही कोर्स पढ़ते तो आप एक ही फील्ड में हो पाते, लेकिन आप इस वाले फील्ड में भी हो, आप इस वाले फील्ड में, तो आपके पास में बहुत सारे अलग अलग कोर्स हो गए, तो उससे आप अलग अलग फील्ड को संभाल सकते हो। आजकल आजकल जो कंपनियां हैं वो एक इंजीनियर को हायर करती हैं और उस इंजीनियर को अधिकतर काम आना चाहिए, ठीक है ना। तो आजकल का ये स्कोप हो गया है। चलिए जी, ठीक है जी। तो ये आपका आईटी का फील्ड है, इतना बड़ा फील्ड होता है और ये कुछ मैंने आपको कोर्सेज बता दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, सही है जी। वो आपका क्लाउड में आता है इसमें, ठीक है। चलिए जी, तो ये मैंने आपको बता दिया ये कि कैसे कैसे काम करना होगा, ठीक है। अब मैं आपको आपका करियर पाथ बता देता हूँ कि करियर पाथ क्या करना पड़ेगा आपको। अभी आप लोग फ्रेशर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे तक बढ़ना है। तो सबसे पहले आप लाइनेक्स फील्ड में आओ। पहले आप इस ओवर्स को अच्छे से पढ़ो, आप पहले इसमें एक्सपर्ट हो जाओ। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर आप क्लाउड पे आ जाओ। क्लाउड में अलग अलग क्लाउड होते हैं, AWS होता है, एज्योर होता है, GCP होता है, किसी भी एक क्लाउड पर आप एक्सपर्ट हो जाओ। इसके बाद जो कोर्स होता है वो होता है आपका डेवऑप्स। आप इस कोर्स को पढ़ो। इस कोर्स में आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसमें अलग अलग टूल्स पर पढ़ाई होती है। कुछ टूल्स के नाम मैं बता देता हूँ आपको। एक एंसिबल होता है, एक आपका डॉकर होता है, जेनकिन होता है, गिटहब होता है। जेनकिन हो गया आपका, गिटहब हो गया आपका। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टूल्स पे आपकी पढ़ाई होती है। इसके बाद फिर आप पाइथन को पढ़ो, पाइथन। इसके बाद आप ML पढ़ो। ML का फुल फॉर्म होता है, एक सेकंड, यस, मशीन, थैंक यू, ठीक है। इसके बाद फिर आप आ जाओ AI पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल इसी पे तो स्कोप है, ठीक है ना। तो अभी आपको स्टॉप नहीं होना है, एक एक करके सबको कोर्सेज पढ़ो। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स होंगे, मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। चलिए जी, तो ये तो मैंने आपको, अभी आपका पहला क्लास था तो मैंने आपको इंट्रो बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। चलो अब मैं आपके कोर्स पे आ जाता हूँ कि आपका कोर्स क्या है। तो जी आपका कोर्स है, आप मेरे पास जो कोर्स पढ़ने के लिए आए हो वो है लाइनेक्स। ये क्या होता है? जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो आंसर आता है कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन नहीं, ये आपका कोई ओएस नहीं है। ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ एन ओपन सोर्स कर्नल। एक्चुअली में ये इसका आंसर होता है, ओपन सोर्स कर्नल, ठीक है। ये एक ओपन सोर्स कर्नल है। इसमें दो न्यू वर्ड आए हैं, एक आया है ओपन सोर्स, एक आया है कर्नल। सवाल आता है कि ओपन सोर्स क्या चीज़ होती है। देखो, आईटी इंडस्ट्री में काम होता है वेबसाइट के ऊपर, काम होता है किसी प्रोग्राम के ऊपर, काम होता है किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर,
है ना। और ये सब किससे क्रिएटेड होते हैं, ये सब अलग अलग लैंग्वेज से क्रिएट होते हैं। एग्जाम्पल आपका PHP हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, एंड्रॉयड हो गया, बहुत सारी हैं। तो इंजीनियर्स करते क्या हैं, इंजीनियर्स करते क्या हैं, वो पहले छोटे छोटे कोड्स को क्रिएट करते हैं, स्मॉल स्मॉल कोड्स को उन्होंने क्रिएट किया, फिर उन्होंने उस कोड को आपस में जोड़ दिया। तो जब उन्होंने कोड को जोड़ा तो आपका कोई प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन आपकी क्रिएट हो जाती है। इन्हीं छोटे छोटे कोड्स को मैंने क्या कहा, सोर्स कोड। सोर्स कोड ये क्या होते हैं गाइस, सोर्स कोड। अब आप एक बात समझिए, अगर कोई इन सोर्स कोड को एक्सेस कर पाता है और इन सोर्स कोड पर चेंजेस भी कर पाता है, तो ऐसे सोर्स कोड को मैंने क्या कहा, ओपन सोर्स। तो मैं लिख देता हूं, इफ एनीवन एबल टू एक्सेस द कोड and apply the changes। अगर आपके पास में किसी एप्लीकेशन के सोर्स कोड आ जाते हैं तो आप उस सोर्स कोड को चेंज करके एप्लीकेशन को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऐसे तो काम होता है। बिल्कुल, हर एक चीज़ का सोर्स कोड होता है। आईटी इंडस्ट्री में कोई भी जो आपकी ऐप होती है आपके फ़ोन में, उनका भी सोर्स कोड होता है, सबका होता है, ठीक है। तो सोर्स कोड अगर आप एक्सेस कर पाते हो और आप उसमें चेंजेस भी कर पाते हो तो उनको मैंने क्या कहा, ओपन सोर्स। इट मीन्स वो सबके लिए ओपन है। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली, वो भी आपके कोड ही होते हैं। यस, ठीक है जी। तो ओपन सोर्स का अर्थ होता है फ्री। अगर मैं कब पूरे कोर्स में मैं जब भी ओपन सोर्स कहूँगा तो आप अंडरस्टैंड कर लेना कि ये आपके लिए फ्री अवेलेबल है, ठीक है। चलो जी, अगली चीज़ पे आ जाते हैं, कर्नल। कर्नल क्या होता है, देखिए, सबसे पहले आप एक कंप्यूटर परचेज करते हो, फिर आपने उसमें ओवस इंस्टॉलेशन, सबसे पहले आपने एक हार्डवेयर मतलब आपने एक कंप्यूटर परचेज किया, फिर आपने उसके ऊपर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन किया, फिर उसके ऊपर हमारा काम शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल, मैंने एक कमांड चलाई mkdir do cat। तो ये जो आपने कमांड चलाई है ये आपका इंस्ट्रक्शन होगा। इंस्ट्रक्शन पहले आपके ओवस के पास आया, फिर ओवस से ये इधर आ जाता है, इधर एक प्रोग्राम होता है जी कर्नल। कर्नल जो आपका प्रोग्राम होता है ना, ये इधर से इधर आएगा, फिर इधर से। तो गाइस कर्नल क्या होता है, और कर्नल आपके सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं सभी ओवस में कर्नल तो होगा ही होगा। कर्नल इज़ द हार्ट ऑफ ओवस। कर्नल होता क्या भाई, कर्नल एक प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर और ओवस को आपस में जोड़ता है। अगर ये जो अगर नहीं, जो आपका कर्सर ऐसे ऐसे हिल रहा है, कैसे हिल पा रहा है, क्योंकि इसके पीछे कर्नल है, क्योंकि जो आपका माउस है इट इज़ अ हार्डवेयर और ये आपका ओवस है। तो ये जब ऐसे ऐसे आपका मूव हो रहा है तो ये कर्सर क्यों 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 हिल रहा है, क्योंकि भैया ये हार्डवेयर और ओवस के बीच में इंटरफेस हो रखा है, तो वो कर्नल का काम होता है, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ कि कर्नल होता क्या है, तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ अ प्रोग्राम विच नहीं हो सकता, विच इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड ओवस। जब मैं कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहा हूँ तो वो कैसे हो रहा है, वो कर्नल की हेल्प से हो रहा है, हार्डवेयर एंड नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कैसे आपका वो क्रिएट होता है, सबसे पहले उसमें कर्नल अटैच होता है, फिर कर्नल के साथ कई सारे हजारों छोटे छोटे सॉफ्टवेयर अटैच होते हैं, ठीक है, स्मॉल सॉफ्टवेयर कई सारे। एग्जांपल जो MS पेंट है, MS पेंट भी तो एक आपका स्मॉल सा हो गया ना टूल, MS, ठीक है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है, सॉफ्टवेयर है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे आपका क्रिएट होता है। हर ओवस के साथ में कर्नल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो कर्नल के साथ में ये आपके स्मॉल सॉफ्टवेयर अटैच, तो उसको मैंने ओवस कहा, सही है जी।
तो सर अब तो हम कंफ्यूज हो गए कि आखिर हमारा कोर्स क्या है। आपने तो कहा कि ये तो एक कर्नल है, तो हमारा फिर कोर्स क्या है। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी हिस्ट्री, तो आपको अपना कोर्स अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैंने बताया आपको हिस्ट्री ऑफ लाइनेक्स। पहला कर्नल कब आया था? 69 में आपका पहला कर्नल आया था। क्या नाम था? मल्टिक्स। मल्टिक्स ये पहला आपका कर्नल था। फिर क्या हुआ? 1970 में एक और कर्नल आया। क्या नाम था? यूनिसियस। यूनिसियस उस टाइम पर काम होता था रिटन इन बी लैंग्वेज पे काम होता था उस टाइम पे। आज तो आपका काम सी के ऊपर होता है ना? आज तो काम हमारा सी के ऊपर होता है, लेकिन उस टाइम पर ये इसी के ऊपर कोड इसके थे। फिर क्या हुआ? 1973 में या 71 में सी आपका आ गया था। ये आपका इंट्रोड्यूस हो गया था, इस पे काम शुरू हो गया था। तो क्या किया गया? इसी कर्नल को फिर से सी के ऊपर रिक्रिएट किया गया। किस ईयर में? 1973 में इसी को, और जो कर्नल आया उसका क्या नाम था? यूनिक्स। और ये सी के ऊपर था। ये वाला आपका बी के ऊपर था, ये वाला सी के ऊपर था। ठीक है, लेकिन ये जो कर्नल था ये ओपन सोर्स था ही नहीं। ओपन सोर्स मतलब कि आपका हर एक के लिए अवेलेबल था, बट ये हर एक के लिए अवेलेबल था ही नहीं। उस टाइम पर ये सिर्फ 3 कंपनियों को असाइन किया गया। किस किस को? IBM को, HP को और सन माइक्रो सिस्टम को। 3 को ही ये असाइन किया गया। तो IBM ने क्या किया? IBM ने इसके कर्नल को उठाया और इसके इंजीनियर ने कई सारे हज़ारों छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया, इसके साथ में अटैच किया, और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया वो होता है AIX। आज भी इस पे काम होता है। जब कल को आप किसी IT कंपनी में होगे ना, तो आपका AIX पे भी काम होगा। ठीक है, बात करूं अगर HP की, तो HP में भी सेम काम किया। HP ने भी इस कर्नल को उठाया, इसके इंजीनियर ने कई छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को इसमें अटैच किया, और इसका जो OS था वो था HP-UX। HP-UX ये HP का OS है। सन माइक्रो सिस्टम ने भी सेम काम किया, कर्नल को उठाया, इसके इंजीनियर ने बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को अटैच किया, और इसको इन्होंने क्या कहा? सन सोलारिस। सन सोलारिस, सही है, सोलारिस। लेकिन ये 3 जो OS आपके आए हैं, AIX, HP-UX और सन सोलारिस, इनके साथ एक प्रॉब्लम है। ये हार्डवेयर बेस्ड OS हैं। सवाल आता है कि हार्डवेयर बेस्ड OS होता क्या है। अगर आपको AIX इंस्टॉल करना है तो ये इम्पॉर्टेंट होगा कि IBM का ही हार्डवेयर होना चाहिए। HP-UX इंस्टॉलेशन करना है तो HP का ही हार्डवेयर होना चाहिए। सेम चीज़ इसमें भी, मतलब सेम कंपनी का जब हार्डवेयर होगा तभी ये OS इंस्टॉलेशन होगा। इसीलिए ये इंडस्ट्री में फिर आपके चले ही नहीं। ये आपके तीनों फेल हो गए। इन पे काम अधिक नहीं हुआ, कम हुआ। जब कम हुआ तो एक इंसान आया और उसके आते ही सब कुछ बदल गया। कौन है वो? लाइनस टोरवल्ड। ये जब आए टोरवल्ड, ये आपके एक इंजीनियर थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कर्नल क्रिएट किया। इन्होंने एक कर्नल बनाया। क्या नाम था? लाइनेक्स। ये एक कर्नल था, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ओपन सोर्स था। मतलब उन्होंने इस कर्नल के कोड को अपलोड कर दिया ओवर द इंटरनेट। ओवर द इंटरनेट इन्होंने ये अपलोड कर दिया, तो अब ये कोड हर एक कंपनी के पास आसानी से पहुंच गए। तो एक कंपनी आई रेड हैट, उसने क्या किया? उसने इस कर्नल को उठाया, इसके इंजीनियर ने बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को अटैच किया, ठीक है, और इन्होंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया वो था RHEL। आपका एग्जैक्टली कोर्स क्या है? RHEL, फुल फॉर्म रेड हैट इंटरप्राइजेज लाइनेक्स। आप मेरे पास ये कोर्स पढ़ने के लिए आए हो।
एक्चुअली में आपका कोर्स क्या है, RHEL, सही है। अब आप एक बात समझिए, ये तो एक ही कंपनी थी, फिर और कंपनियां आती गईं, उन्होंने कर्नल को उठाया, उनके इंजीनियर ने सॉफ्टवेयर अटैच किए, तो आज आईटी इंडस्ट्री में आप बहुत सारे ओवस को देखते हो। कौन कौन से? एक आपका यूबंतु होता है, एक आपका फेडोरा है, नॉपिक्स है, मैंडार्के है, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं और सबका कर्नल एक ही है, मैंडार्के है। एथिकल हैकिंग में भी एक ओवस पे काम होता है, उसका नाम होता है पैरेट ओवस। एक होता है कैली, इस पे भी एथिकल हैकिंग का काम होता है ना। एक सेंटोवस हो गया। बहुत सारे ओवस ऐसे आते गए। एक आपका सूजे, इस पर बहुत ज़्यादा काम होता है आईटी इंडस्ट्री में। तो ये सब उसी की तरह थे। अगर आपको RHEL एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर लोगे, क्योंकि 80% कमांड तो आपकी सेम ही होती हैं, ठीक है। तो ये आप इजीली हैंडल कर सकते हो, अंडरस्टैंड ना। चलो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अब आप कंफ्यूज मत हो जाना। रेड हैट, लाइनेक्स और RHEL, ये तीनों क्या क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, और ये क्या है, ये कर्नल है, और ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपका कोर्स क्या है। अब सब कुछ आपको एकदम क्लियर कट हो गया होगा। चलो जी, इधर आ जाते हैं। और अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, जो कंपनी है ना रेड हैट, इसके दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? RHEL और सेंटोवस, आपके दो ओवस होते हैं। अब सवाल आता है क्यों? सेंटोवस जो है ना वो RHEL की कॉपी है, सेम टू सेम। हर एक कमांड, सारी फाइलें, इंस्टॉलेशन, सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ। तो फिर अंतर क्या है? आखिर ये कॉपी क्यों बनाया गया? तो सवाल आता है, तो आप एक बात समझो, RHEL आपका पेड होता है, मतलब ये आपको खरीदना पड़ता है, इसकी एक की आती है तो वो खरीदनी पड़ती है। सेंटोवस आपका फ्री है। तो अगर कोई चीज़ हमारे लिए फ्री अवेलेबल है तो फिर मैं उसके पैसे क्यों पेमेंट करूं? आप एक बात समझो, जब कल को आप किसी कंपनी में होगे तो कंपनी के सर्वर पर अगर RHEL इंस्टॉलेशन है और RHEL में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको इनकी टीम हेल्प करेगी, और जो हेल्प होती है उसका ये टेक द चार्जेस, ठीक है। अब सेंटोवस की अगर मैं बात करूं, अगर सेंटोवस इंस्टॉलेशन है और सेंटोवस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई आपको हेल्प नहीं होगी, आपको खुद अपने आप से उसको देखना पड़ेगा। बात अंडरस्टैंड हुई? ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके दो ओवस हैं। पूरे कोर्स में आप किसी भी ओवस पर काम कर सकते हो, कमांड आपकी सेम टू सेम है, कमांड में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इसके वर्जन्स, कितने वर्जन आज तक मार्केट में आए हैं। तो पहले आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आज तक ये इतने इसके आए हैं वर्जन। 1 से 4 पे अब नहीं होता है काम, नॉट इन यूज़, ठीक है। लेकिन जो 5 होता है, 6 होता है और ये 7, ये काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं। जो आपके ओल्ड ऑफिसेज थे उनमें ये कभी शायद आपको शो हो जाए। तो आईटी इंडस्ट्री में आज जो काम होता है वो 8 और 9 के हिसाब से होता है इन यूज़। तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो मैं इन्हीं के हिसाब से पढ़ाऊंगा। हालांकि इतना कोई खास अंतर नहीं होता है। अगर आपको 8 भी अंडरस्टैंड हो जाता तो आप पुराने ओवर्स को भी आसानी से हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना। 80% काम सेम टू सेम ही होता है, बस हल्का फुल्का चेंजेस होता है, सही है जी। तो यहाँ पर ये आपका है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप कौन सा ओवर्स पढ़ रहे हो तो आपको आंसर करना पड़ेगा कि मेरा जो ओवर्स है वो है RHEL 9, हमारी पढ़ाई इस पर हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आपका कोर्स बता दिया कि आप मेरे पास कौन सा कोर्स पढ़ने आए हो। अब मैं आपको बताता हूँ सर्टिफिकेशन, या इनको कभी कभी हम लोग बोल देते हैं ग्लोबल सर्टिफिकेशन। देखो, आप हमारे पास जो पढ़ने आए हो, मैं आपको ट्रेनिंग का असाइन होगा कि आपने हमारे यहाँ से पढ़ाई की है, सिर्फ आपने पढ़ा है। लेकिन जो कंपनियाँ होती हैं, तो जो
रेड हैट है ना, इसके खुद के एग्ज़ाम्स होते हैं। ये कंपनी अपने खुद के एग्ज़ाम्स करवाती है। आईटी इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी हो, चाहे वो आपका माइक्रोसॉफ्ट हो, सबके अपने एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनको मैंने क्या कहा, ग्लोबल सर्टिफिकेशन। सही है। ये पूरे आपके एग्ज़ाम्स पूरे इंडिया में और इन द ऑल ओवर होते हैं, ऑल ओवर इन द होल वर्ल्ड में ये इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। तो पहला स्टेप या पहला एग्ज़ाम कौन सा होता है, RSCSA होता है। फुल फॉर्म रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये इसका एग्ज़ाम का फुल फॉर्म होता है। RSCSA में आपकी 2 बुक्स कवर होती हैं। मैं आपको बुक के कोड्स बता देता हूँ। 1 to 4 इनकी ई बुक्स भी आई विल प्रोवाइड यू, 1 to 4, 134। बात करूँ अगर मैं आपसे एग्ज़ाम कोड की, तो एग्ज़ाम कोड जो होता है वो होता है EX200। ठीक है, EX200 होता है। बात करूँ इसके फ़ीस की, तो फीस इसकी इंडिया में होती है 16,000 प्लस GST, 16,000 प्लस GST, तो ये टोटल आपको पड़ती है 19,500 रुपये की। ठीक है, ये इसकी एग्ज़ाम फ़ीस है। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। 25 क्वेश्चंस आते हैं और सारा आपका प्रैक्टिकल बेस्ड पर होता है। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, 3 आवर्स का, और इसमें 70% मार्क्स आपको एक्यूपाई करना पड़ता है, मतलब 210 आउट ऑफ 300। इतने मार्क्स में आप पास आउट हो पाते हैं। इससे अगर एक नंबर भी कम हुआ तो आप फेल हो जाओगे। अगर आप फेल होते हो तो आपको फिर से इतनी फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया इसके एग्ज़ाम्स के बारे में। ठीक है, अगला जो आपका एग्ज़ाम होता है वो होता है RSCE। इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, सिर्फ प्रैक्टिकल। 25 क्वेश्चंस होते हैं और एक भी अगर आपका आंसर रॉन्ग आया तो फिर वो आपका ऐसे हो जाएगा रॉन्ग। टाइम आपका 3 आवर्स का होता है, 3 आवर्स में। ठीक है, यस। RSCE का फुल फॉर्म की बात करूँ तो रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। इस कोर्स में जो आपका बुक होता है उसका जो एग्ज़ाम बुक का कोड होता है 294, और एग्ज़ाम कोड भी इसका सेम ही होता है, एग्ज़ाम कोड EX294। इसमें एनसीबल का एग्ज़ाम होता है, एनसीबल। बाकी इसके अलावा फ़ीस वगैरह, टाइमिंग वगैरह, मार्क्स वगैरह सब कुछ सेम टू सेम है। ठीक है, इसके बाद फिर आपके सामने और भी एग्ज़ाम्स होते हैं। इसमें एक आपका एग्ज़ाम होता है ओपन शिफ्ट, और भी होते हैं RSCSS होता है, RSCVE, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए RSCSA और RSCE। सही है जी। तो ये तो मैंने आपको आपके ग्लोबल सर्टिफिकेशंस की बात बता दी। चलो अब मैं आपको, अगर मैं IT इंडस्ट्री में बात करूँ तो मैंने आपको कहा था कि IT इंडस्ट्री में आपके जितने भी सर्वर्स हैं वो सिर्फ 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर होते हैं, एक आपका विंडोज़ और एक आपका लाइनेक्स, है ना, 2 पर ही होते हैं। अगर मैं बात करूं इस ओवर्स की, तो इसने अकेले 70% IT को कवर किया हुआ है। जो भी MNCs हैं, चाहे वो आपका गूगल हो, फेसबुक हो, सबके ओवर्स इसी पर हैं। ऐसा क्यों है, तो इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं, तो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ इसके फीचर ऑफ लाइनेक्स। इसमें क्या क्या ऐसी खूबी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली जो खूबी होती है गाइस, वो होती है पोर्टेबल। पोर्टेबल का अर्थ होता है ये किसी भी कंपनी के हार्डवेयर पर इंस्टॉल्ड हो जाता है। आपके पास कैसा भी हार्डवेयर हो, ये सब पर आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ओपन सोर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके सारे कोड्स ओपन हैं, तो आप इसके ओपन सोर्स को कोड को चेंज करके पूरे ओवर्स को अपनी कंपनी के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये ओपन सोर्स होता है। इसके बाद होता है मल्टी यूज़र। ये क्या चीज़ होती है, देखो आप खुद देखिए कि मैं अभी किससे स्टार्ट हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर से स्टार्ट हूँ। अगर मुझे किसी और यूज़र से काम है तो मुझे पहले इससे एग्ज़िट होना पड़ेगा, तभी मैं उससे स्टार्ट हो पाऊँगा। तो मैं एक टाइम पर तो नहीं हो सकता स्टार्ट,
लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप एक ही टाइम पर कई सारे यूज़र से स्टार्ट होकर कई सारे काम कर सकते हो, ये इसकी खासियत है। ये क्या होता है जी? तो कई सारे काम का अर्थ हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग, मैं कई सारे प्रोग्राम एक साथ चला सकता हूँ, ये आपका मल्टी प्रोग्रामिंग भी होता है। अब मैं जो सबसे बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूँ, एवरीथिंग इन फाइल एंड फोल्डर। ये मैं आपसे पूरे कोर्स में अगेन अगेन कहूँगा, एवरीथिंग इन फाइल एंड फोल्डर, इन फाइल एंड फोल्डर। इसमें हर एक चीज़ की फाइल होती है, चाहे वो आपका हार्डवेयर भी हो, चाहे वो आपका कोई प्रोग्राम हो, हर एक चीज़ की फाइल है। अब भैया अगर फाइल है तो फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ होगी? कोड ही तो होंगे। कोड को मैंने चेंज किया तो वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे हिसाब से चेंज हो जाता है, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन जो आपका विंडोज़ है, इसमें क्या आप किसी फाइल में कोई चेंजेस करके ओवस को चेंज कर सकते हो? तो आंसर होगा नो, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ओपन सोर्स नहीं है, उन्होंने अपने सोर्स कोड आपको असाइन किए ही नहीं है। ठीक है, बात आती है अगली, जो कि सबसे बड़ी बात होती है सिक्योरिटी। ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। इनफैक्ट कि जो आपके एथिकल हैकर्स होते हैं वो भी हैकिंग के लिए इसी ओवस को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। इसमें आपके दो टूल्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है फायरवॉल, ये मैं आपको कोर्स में पढ़ाऊंगा। एक होता है SE लाइनेक्स, ये वाला। ये दो टूल्स होते हैं, इनकी हेल्प से पूरा ओवस बहुत ज़्यादा आपका सिक्योर हो जाता है। अगले की बात करूँ तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नो वायरस। आईटी इंडस्ट्री में आज का टाइम सबसे बड़ा प्रोग्राम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसी की। इसके लिए कंपनियां बहुत सारे हार्डवेयर खरीदती हैं, अलग अलग एंटी वायरस वो लोग खरीदती हैं। इसमें नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, मैं ये आपको बताता हूँ। पहले आप एक बात समझिए, जो आपका वायरस होता है उसका एक्सटेंशन होता है EXE, लेकिन जो आपका लाइनेक्स है ना, इसके सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। इनको EXE अंडरस्टैंड नहीं होता है, इनको अंडरस्टैंड होता है RPM। सॉरी, RPM का फुल फॉर्म क्या होता है जी? रेड हैट पैकेज मैनेजर। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर VLC.exe है तो इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर आता है, उसका एक्सटेंशन होगा VLC.RPM। इसके सॉफ्टवेयर अलग ही होते हैं। ठीक है, अब आप एक बात समझो कि अगर इसमें कोई ये आ भी गया तो ये स्प्रेड आउट नहीं हो सकता, क्योंकि इसको तो अंडरस्टैंड ही नहीं है कि भाई EXE क्या है, उसको तो RPM पता है। सेम एज़ कि अगर कोई चाइनीज़ है, उसके सामने अगर आपने कुछ भी कहा इन द हिंदी तो फिर क्या उसको अंडरस्टैंड होगा? उसको तो अंडरस्टैंड ही नहीं होगा। सेम चीज़ इधर भी वही है, ठीक है ना। इसीलिए ये कभी नहीं आ सकता। तो ये इसकी 7 ऐसी खूबियाँ हैं, इसी के कारण आज IT इंडस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। सही है जी। अब अगला है, जब मैं आपको कोर्स पढ़ाऊँगा तो इसमें एक टॉपिक आता है बूट लोडर। बूट लोडर ये क्या होता है? ये भी एक प्रोग्राम होता है जो कि ओवस को स्टार्ट करता है। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ अ प्रोग्राम विच स्टार्ट द ओवस। जब भी आप अपने सिस्टम को पावर ऑन करते हो तो पावर ऑन होने के बाद जो आपका ओवस स्टार्ट होता है तो वो इसी का काम होता है, बूट लोडर का। ये आपके ओवस को बूट करवाता है। ठीक है, अगर मैं आऊँ आपके विंडोज़ के ऊपर, तो विंडोज़ में पहले XP पे काम होता था। तो XP में पहले था NTLDR, फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी लोडर। न्यू टेक्नोलॉजी लोडर, ये इसका फुल फॉर्म था। फिर आया आपका विंडो 7 आया, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 है आजकल, और आपके सर्वर के भी कोई ओवस हो सकते हैं। अब इनमें क्या आता है? बूट MGR, बूट मैनेजर। ठीक है, बात करूं अगर मैं अपने ओवस की, तो इसमें स्टार्टिंग में जो आया था बूट लोडर, उसका नाम क्या था? लीलो, फुल फॉर्म लाइनेक्स लोडर।
लेकिन अब नहीं होता इस पे काम, पहले होता था, ठीक है। फिर आया आपका लोलिन, फुल फॉर्म लोड लाइनेक्स, अब इस पे भी नहीं होता काम। अब फिर आया ग्रब, ग्रब का फुल फॉर्म होता है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, बूट लोडर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये कहाँ, ये सिर्फ RHEL 5 में आया, RHEL 5 में काम करता है, 6 में और 7 में। फिर आया जी आपका ग्रब 2, आज इसके ऊपर काम होता है। ग्रब 2 का काम होता है RHEL 8 के ऊपर और RHEL 9 के ऊपर, सही है। तो ये आपका बूट लोडर होता है, इसी से अब आपका ओवर्स स्टार्ट होता है, सही है। अगला मैं आपको बता देता हूँ अगला होता है आपका शेल। शेल का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर हैंडल एडिटिंग लॉजिक लेबल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि कंप्यूटर जो होता है उसको अंडरस्टैंड होती है बाइनरी, है ना। हाँ, अच्छा ये दुआ बता दूं, बूट लोडर, आप अपने सिस्टम को जब भी स्टार्ट किया, आपने पावर ऑन किया, तो जो आपका ओवस स्टार्ट होता है वो किसके कारण होता है, इसी प्रोग्राम के कारण। हर एक ओवस में ये प्रोग्राम होता है, इसी के कारण आपका ओवस बूट होता है, सही है। चलो जी, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होती है बाइनरी लैंग्वेज, मैंने अभी आपको बताया था। इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, सही है। और जो हम लोग हैं, हमें अंडरस्टैंड होती है पाइथन, हमें अंडरस्टैंड होता है PHP, हमें अंडरस्टैंड होती है एंड्रॉयड, हमें अंडरस्टैंड होता है HTML, PHP। इनको हमने क्या कहा, हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा ये बताना है, तो ये जो मैंने आपको बताया ना बूट लोडर, इसका काम होता है ओवस को बूट करवाना। जब XP पे काम होता था तो उसके ओवस में आता था NTLDR, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब जो आ रहे हैं ओवस आपका 8 हो गया, 10 हो गया, 11, इन पर जो आपका ये होता है वो आपका बूट MGR होता है। जो आपका लाइनेक्स होता है, इसके ये आपके अलग अलग हैं, एक ये वाला है, इन पे काम अब नहीं होता। ये जो आपका ग्रब है, इस पे काम भी अब आपका अप्रॉक्स बंदी हो चुका है, अब आपका काम होता है ग्रब 2 के ऊपर, ठीक है। हाँ, ये सब इसके लोडर होते हैं। अब शेल का क्या काम होता है भाई, देखो आपने तो कमांड चला दी MKDIR डुकेट, तो ये तो बस हमें अंडरस्टैंड हो रहा है ना, कंप्यूटर को तो अभी अंडरस्टैंड होगा नहीं। तो कंप्यूटर को ये चेंज करता है कौन, शेल। तो भाई शेल क्या चीज़ होती है, शेल होता है एक इंटरप्रेटर। शेल अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे इट इज़ एन इंटरप्रेटर विच कन्वर्ट लो लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल, लो लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में ये चेंज करता है, एंड हाई को लो में चेंज करता है, हाई टू लो लेवल लैंग्वेज। इसका यही काम होता है शेल का, लो लेवल लैंग्वेज का, सही है जी। तो ये मैंने आपको शेल भी बता दिया। अब सवाल आता है, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन करने के लिए कम से कम कितना हार्डवेयर होना चाहिए। मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं, तो सबसे पहले CPU की स्पीड कम से कम 1.1 गीगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए, ठीक है, गीगाहर्ट्ज़। रैम कम से कम 2 GB तो होनी चाहिए, 2 GB, बी कैपिटल होगा। और आपका हार्ड डिस्क में स्टोरेज कम से कम 20 GB तो होना ही चाहिए, तब ओवस आपका इंस्टॉल्ड हो पाता है, सही है जी। चलो, अब यहाँ पर मैंने अभी आपको थ्योरी बता दी।
अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आपका इंस्टॉल्ड होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर पूरा 2 GB में इंस्टॉल होता है ये क्या है, मतलब ये आपका ओवस इंस्टॉलेशन होता है 20 GB में, 20 GB में, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल्ड होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करने के लिए पहले आपके पास ओवस की फ़ाइल भी होनी चाहिए। आईटी इंडस्ट्री में ओवस की फ़ाइल को हम लोग कहते हैं ISO इमेज। अगर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो पहले उसकी इमेज होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं सेंटोवस की, तो सेंटोवस की अगर आपको इमेज चाहिए तो आप कैसे आएंगे, देखिए, यू हैव टू ओपन द गूगल और यहाँ पर आप लिखिए ज़रा गूगल सेंटोवस, यहाँ पर ये जो फर्स्ट लिंक आ जाएगा सेंटोवस वाला। अगर आपको सेंटोवस 7 पे अगर काम करना है तो आप इसके ऊपर आ जाओ, देखो, और जी इस पर क्लिक होते ही अभी आपका ये शुरू हो जाएगा। आपको सेंटोवस 8 या 9 के ऊपर काम करना है तो आप सेंटोवस स्ट्रीम पे आ जाओ। ये देखो, ये रहा आपका 8, ये रहा आपका 9। अगर आपको ये वाला ओवस चाहिए तो फिर आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करिए, ये देखिए x86_64। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ये अभी आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, प्लीज़ वेट। ये देखिए, इसका ये अप्रॉक्स 10 GB का है, तो ये हमारे पास पहले से है, तो फिर ना यू कैन टेक फ्रॉम मी, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, अदरवाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सेंटोवस का ओवस तो अब आपके पास ऐसे आ जाएगा, अंडरस्टूड ना। सवाल आता है कि अगर मुझे RHEL का अगर ओवस चाहिए तो RHEL के लिए थोड़ा सा अलग होगा। आप अगेन अपने गूगल पे जाइए और लिखिए जाकर RHEL। अब आपको 8 चाहिए कि 9 चाहिए, आपकी मर्ज़ी, मैं इस पर आ जाता हूँ। जो फर्स्ट लिंक आ रहा है ये इसकी ऑफिशियल साइट होती है। ऑफिशियल साइट में आपने ऐसे क्लिक किया तो सबसे पहले आपने क्लिक किया इसके ऊपर, तो ये अब आपसे अकाउंट के लिए बोलेगा कि आप पहले इसमें अपना अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। अकाउंट में आप चाहे तो अपने इन अकाउंट से भी स्टार्ट हो सकते हो। हमारा अकाउंट पहले से है तो मैं अपने अकाउंट से आसानी से स्टार्ट हो जाता हूँ। ये देखिए, और आप देखिएगा ये अभी आपका शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इसने हमसे थैंक यू कहा और ये देखिए आपका शुरू हो गया। इसका भी साइज़ अप्रॉक्स 10 GB के ही आसपास है ओवस की इमेज, ठीक है। तो ये आज आपके पास होना चाहिए। फिर कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आपका इंस्टॉल्ड होता है। तो आज मैंने आपकी पूरी थ्योरी कवर की, आपका कोर्स क्या है, उसके अंदर का पूरा करियर पाथ बताया, आपका कोर्स में क्या क्या होता है, सब पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको। कल से हमारा प्रैक्टिकल पे काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। कोई इशू हो प्लीज़ आस्क मी। हाँ, सारी दूंगा मैं आपको, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय एवरीवन। ओके, थैंक